हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि जितने भी ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ये एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं और आपके एग्जाम में चारों चांद लगाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में बहुत बेहतरीन हो जाए तो पूरे वीडियो को वॉच करके जाइए। आप एग्जाम में उतना बेहतरीन करने वाले हैं जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। और मैं बता रहा हूं ना कि आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन करेंगे, तो आपसे बेहतरीन कोई कर ही नहीं सकता है। बशर्ते वही शर्त है कि प्रॉपर वीडियो को वॉच करके जाना है। अगर प्रॉपर वीडियो को वॉच करते हुए चलते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, प्रॉपर वॉच करते हुए चलते हैं, तो मैं वादा के साथ कहता हूं कि आपके एग्जाम में 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर 70 में 70 लाना है तो पूरे वीडियो को वॉच करिए, आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन करेंगे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, समझते हुए चलते हैं। तो पहला कि विखंडन क्या है और इसके प्रकारों का वर्णन करिए। तो देखिए ये विखंडन जो होता है यह अलैंगिक जनन का भाग होता है। यह अलैंगिक प्रजनन की बहुत सरल विधि है जिसमें जीव साधारण विभाजन या समसूत्री विभाजन द्वारा दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं या पुत्री को कम विभाजन हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन के नाम से जानते हैं। और यह विखंडन कितने प्रकार को होता है, तो याद रखिएगा दो प्रकार के, एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। तो द्विविखंडन किसे कहते हैं, तो जब विखंडन की वह विधि जिसमें जीव कितने भागों में बट जाएगा, दो भागों में, और नए जीवों का निर्माण करेगा उसे द्विविखंडन। और द्विविखंडन का एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम है, याद रखिएगा। द्विविखंडन का उदाहरण कौन सा है, तो अमीबा है और इसके साथ पैरामीशियम है। चलिए मैं आप लोगों से क्वेश्चन तो आप लोगों से पूछ ही सकता हूं, मेरा हक है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन बता ही सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अमीबा भोजन किसके सहायता से करता है और अमीबा का आकार कैसा होता है, बताइए। दूसरा क्वेश्चन है कि पैरामीशियम का आकार कैसा होता है और यह भोजन किसके सहायता से ग्रहण करता है। इन दोनों का आंसर कमेंट में आना चाहिए। अगर प्रॉपर जो पढ़ने वाला है वो ज़रूर कमेंट करेगा और जो नहीं पढ़ने वाला है वो तो ऐसे भी चला जाएगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। अगला है कि बहुविखंडन क्या है, तो विखंडन की वह विधि जिसमें जीव दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे बहुविखंडन कहते हैं। और बहुविखंडन का उदाहरण कौन सा है, तो याद रखिएगा कि प्लाज्मोडियम है। कौन है, तो प्लाज्मोडियम है। और मैं फिर आप लोगों से यहाँ पे प्रश्न करूंगा कि ये बताइए प्लाज्मोडियम क्या है, तो प्रोटोजोआ है। ये सबको पता है कि प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है और इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी हमारे शरीर में होती है, ज़रूर कमेंट करके बताइए। देखिए मैं छोड़ने वाला आपको नहीं हूं, क्योंकि देखिए आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और फिर भी आप इसका आंसर नहीं जानते हैं, इसका मतलब आप पढ़ने वाले नहीं हैं। और कमेंट करके जा रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ने वाले हैं और आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं और आपसे बेहतरीन कोई नहीं करने वाला है, मैं पूरे वादा के साथ कहता हूं। अगला देखिए क्या है, मुकुलन क्या है, तो अलैंगिक प्रजनन की वह विधि है जिसमें जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार बन जाता है जिसे बड कहते हैं, बड यहाँ पे होगा, और वह धीरे धीरे बड़ा हो जाता है जिसे हम लोग बड कहते हैं। और बड बनने की प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। और मुकुलन का उदाहरण कौन सा है, ईस्ट तथा हाइड्रा का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो ईस्ट और हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है, तो मुकुलन के द्वारा होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, तो अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें पौधे का संवर्धन कराया जाता है और उस पौधे के उत्तक को ले लेते हैं, जिस पौधे का संवर्धन कराना होता है उसके उत्तक को ले लेते हैं और किसी कृत्रिम पोषक माध्यम में रखते हैं, जिससे कोशिकाओं का क्या बन जाता है, समूह, जिसे कैलस कहते हैं। और कैलस हार्मोनल युक्ति कृत्रिम माध्यम से क्या हो जाते हैं, एक गुच्छा बना लेते हैं और इसको हम लोग निकाल के जमीन में लगा देते हैं, जिसे नए पौधे बन जाता है, उसी को हम सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं, याद रखिएगा। अगला देखिए क्या है, कायिक प्रवर्धन क्या है, तो अनेक जलीय जीवों पुष्पीय पादपों की स्थलीय प्रजातियों की संरचना, जैसे ऊपरी भूस्तारी प्रकंदों और भूस्तारियों के आदि में नए संतान पैदा करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या है, तो अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेते हैं, कितने जीव, एक जीव, लेकिन वही लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, तो याद रखिएगा कि लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं। देखिए अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है,
लेकिन ये लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है और यह जनन की तीव्र विधि है और ये जनन की धीमी विधि है। इसमें एक समान जीव उत्पन्न करते हैं, देखिए, और इसमें असमान जीव उत्पन्न करते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्लोन का संबंध किससे है, लैंगिक जनन से है कि अलैंगिक जनन से है? और क्लोन का परिभाषा जरूर कमेंट करके बताइए। आपको बताना क्या है, क्लोन क्या है और क्लोन का संबंध किससे है, जरूर कमेंट करके बताना। आपको छोड़ के नहीं जाना है और मैं आपको ऐसे भी छोड़ने वाला थोड़े ना हूं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अंड जनन और शुक्राणु जनन में अंतर क्या है? अंड जनन और शुक्राणु जनन में निम्नलिखित अंतर है। देखिए, अंड जनन जो है इसमें अंडाणु बनते हैं और वृषण में शुक्राणु बनते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन, इसको अंड जनन। यह अंड जनन मादा में होता है और क्या शुक्राणु जनन नर में होता है। यह अंडाशय से एस्ट्रोजन निकलता है, इससे वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो आप लोगों को शुक्राणु निकलता है। अगला देखिए क्या है, कार्पस ल्यूटियम क्या है, इसका कार्य बताइए। आप लोगों से मैं पूछ दूं कार्पस ल्यूटियम क्या है, देखिए मैं ही बता देता हूं। देखिए, जब अंडाणु का निर्माण होने रहता है तो ग्राफी पुटक का निर्माण होता है और वह ग्राफी पुटक जैसे ही फटता है तो उसमें द्वितीय कंडक होता है, उससे अंडाणु का निर्माण होता है और जितना खोखला पार्ट बच जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पीत पिंडक या कार्पस ल्यूटियम। और यह कार्पस ल्यूटियम बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, पहला कार्य हो गया। और दूसरा कार्य क्या है कि ग्राफी पुटक, देखिए लिखा है कि शेष अवस्था में ग्राफी पुटक का शेष बचा हुआ भाग ही क्या कहलाता है, कार्पस ल्यूटियम। इसका काम क्या है कि गर्भाशय के भित्ति को बनाए रखना है। और ये कौन सा हार्मोन निकलता है, तो हार्मोन का भी नाम याद रखिएगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है और गर्भाशय के भित्ति को बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। कौन, तो कार्पस ल्यूटियम, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्या है, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि का क्या कार्य है? तो देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या कार्य, यह एक होती है जो दूधिया और क्षारीय रंग का पदार्थ बनाती है। यह एक ग्रंथिल ऊतक है जो क्या बनाती है, दूधिया और क्षारीय। वीर्य का कितना परसेंट, 25% भाग बनाती है। और क्या कि यह वीर्य में गंध इसी कारण से आता है, किसके कारण, प्रोस्टेट के कारण। और उसी तरह आप लोग को याद रख लेना है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि के बारे में कि यह काउपर ग्रंथि भी कहते हैं। यह एक जोड़ी होती है, यह वीर्य कितना परसेंट, 15% बनाती है और यह क्या करती है, एक तरल का स्राव करती है जो चिकनाहट को प्रदान करती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन के अंतराली कोशिका कार्य बताइए। तो अंतराली कोशिका का कार्य है नर हार्मोन को उत्पन्न करना, जिसे टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन कहते हैं, या इसी को पुंजन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसको याद रखना है, छोड़ना नहीं है। अगला क्या है कि प्लासेंटा क्या है, इसका कार्य बताइए। तो प्लासेंटा क्या है, जब जरायु अंकुर और गर्भाशय ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरा अंगुलीयुक्त हो जाती है तो एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक संरचना का निर्माण होता है, जिसे प्लासेंटा कहते हैं। देखिए, जब भी गर्भ में शिशु पल रहा होता है ना, तो जो शिशु पल रहा है उसका और गर्भाशय के दोनों के बीच एक कवर बनता है, उसी को हम लोग प्लासेंटा बोलते हैं। और प्लासेंटा का काम क्या है कि भ्रूण को क्या ले जाके देना, ऑक्सीजन देना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना और भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। ये सभी काम किसका रहता है, प्लासेंटा का रहता है, याद रखिएगा। और जब भी डिलीवरी होती है, प्रसव होती है, तो उस समय ये फिर से कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। अगला देखिए क्या है, आवर्त चक्र क्या है, इसके अवस्थाओं की चर्चा करिए। तो देखिए, प्रत्येक स्तनधारियों में अंडे के परिपक्व होना या खराब हो जाना के बीच के काल को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त काल। आवर्त काल कितने दिन का होता है, तो 28 या 29 दिन का महिलाओं में होता है। और इसको 4 भागों में बांटा गया होता है, कितने फेज में, 4 फेज में। तो पहला है रजोस्रावावस्था, तो यह अवस्था 1 से 5 दिन तक चलती है। इस अवस्था में 3 से 5 दिन तक रक्त का क्या होता है, स्राव होता है। इसमें गर्भाशय की भित्तियां क्या हो जाती है, टूट जाती है और योनि के साथ रक्त के माध्यम से बाहर निकलती है। दूसरा आता है 6वां दिन से 13 दिन तक चलता है। इसमें होता क्या है कि देखिए, यह पुट की अवस्था में ये 6 से 13 दिन तक चलती है। इस अवस्था में गर्भाशय की भित्ति प्राथमिक पुटक का क्या करती है, वृद्धि करती है, जो एक पूर्ण ग्राफी पुटक बन जाता है और गर्भाशय के अंत स्तर को बनाए रखता है। और इस अवस्था के दौरान ग्लेडोस्टेरोन हार्मोन का स्रवण धीरे धीरे बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन अंत स्तर भित्ति बनाता है। ये सब आपको याद रखना है। और अगला है, ये सिर्फ और सिर्फ 14वें दिन चलता है। तीसरा फेज जो है वो 14वें दिन सिर्फ चलता है।
यह अवस्था केवल 14वें दिन होता है। इस अवस्था में अंडाणु का निर्माण होता है। किसका? अंडाणु का। इस अवस्था में एलएच का स्तर बढ़ जाता है जो ग्राफी पुटक को तोड़ देता है और क्या चीज का निर्माण करता है? अंडाणु का निर्माण करता है। अगला देखिए क्या है, ल्यूटियल या स्रावी अवस्था। यह अवस्था 15 से 28 दिन तक चलती है। इस अवस्था में ग्राफी पुटक का शेष बचा हुआ भाग कार्पस ल्यूटियम का रूप ले लेता है और यह कार्पस ल्यूटियम भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करते हैं जो गर्भाशय के अंतभित्ति को बनाए रखने में क्या करता है? मदद करता है। और यह आपको बताना है कि प्रसव और दूध श्रवण किसे कहते हैं। इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है, क्योंकि देखिए इसको प्रसव को हम लोग डिलीवरी बोलते हैं और दूध श्रवण किसे कहते हैं, इसका आंसर आप लोग को बताना ही बताना है। कोई ऐसा नहीं होगा जो कह दे कि मैं नहीं बताऊंगा, प्लीज आपको बताना ही बताना है। अगला क्या कि शिशु का निर्माण प्रक्रिया कैसे होता है। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती हैं तो उसके पहले माह में हृदय बन जाता है। क्या बन जाता है? पहले माह में क्या बन जाता है? हृदय। और दूसरे माह में क्या बन जाता है? तो हाथ और पैर बन जाता है। क्या बन जाता है? हाथ और पैर का निर्माण हो जाता है। और तीसरे माह में सभी अंग तंत्र बन जाते हैं। क्या बन जाता है? तीसरे माह में सभी अंग तंत्र का निर्माण हो जाता है। ये भी याद रखना है। याद हो गया। और उसके बाद चौथे 5वें माह में आपको ध्यान रखना है कि पहली गतिशीलता और सर पे कोमल बाल आ जाते हैं। और 6वें महीने में क्या हो जाता है? पलकें अलग अलग हो जाती है, पूरे शरीर पर कोमल बाल आ जाते हैं, बरौनियाँ बन जाती है और 9 महीने में पूरा तैयार हो जाता है। इसी को तो बोलते हैं, यहाँ पे देखिए कि गर्भ में पल रहे बच्चों में 1 महीने में क्या हृदय बंध का निर्माण होता है, दूसरे माह में पैर और उंगलियां विकसित होती है और पहली तिमाही में क्या हो जाता है? सभी अंग तंत्र का निर्माण हो जाता है। और 5वें माह के दौरान सिर पर बाल उगना, 6वें माह के अंत तक शरीर पर कोमल बाल निकलना, साथ ही साथ आँख के पलके अलग अलग होना, बरौनियाँ बनना और 9 माह में क्या हो जाता है? विकसित। उसी को हम लोग शिशु के निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। अगला देखिए क्या है कि वृषण के 2 कार्य बताइए। तब वृषण के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम रखने में सहायता करता है, जो शुक्राणु जनन के लिए क्या है? आवश्यक है। अगला दूसरा कार्य क्या है कि यह वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शुक्राणु के जनन को निकालता है। दोनों कार्य याद रखिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन देखेंगे वो हम लोग अगले देखेंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।